हेलो एवरीवन, आई एम अनीका जैना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारी नीट सीरीज़ का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो पहले तो आप सभी को सॉरी क्योंकि अभी काफ़ी लेट आ रही है ये वीडियो। एक्चुअली मेरी आई में इन्फेक्शन हो गया था और उसकी वजह से, पेन होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उसमें थोड़ी लाइट की इरिटेशन हो रही थी, तो इसलिए अभी वीडियो नहीं बन पा रही थी 3-4 दिन से। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर जो है वो जितना हो पाएगा उतना करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली जो इंट्रो पार्ट है और मोनेरा वाला जो पार्ट है वो तो हम कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी कमी लगती है कि ये पार्ट ऐसा होना चाहिए था या इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसकी नीड क्यों हुई हमको। पहले टाइम में ऐसा होता था कि जो लोग होते थे वो वैसे भी क्लासीफाई कर ही लेते थे। अब आपको पेड़ दिख रहा है वो तो प्लांट ही है ना, और कोई चलता हुआ दिख रहा है आप अपने आसपास तो उसको आप एनिमल ही बोलोगे। ठीक है, तो इतना तो क्लासीफाई लोग भी कर लेते थे, हालांकि वो उसका एक लोकल नेम दे के रखते थे। ठीक है, फिर पर ये नीड होने लगी क्लासिफिकेशन की कि हम क्लासिफिकेशन आखिर करें कैसे। ठीक है, मतलब लोकल लोग पुराने टाइम में वैसे भी क्लासिफिकेशन कर ही रहे थे। ठीक है, पर एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की भी तो ज़रूरत होती है कि पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाए, वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले, एरिस्टोटल। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ट्राई करा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के लिए। इन्होंने जो भी प्लांट एनिमल थे उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, और प्लांट को तो उन्होंने डिवाइड करा आपका ट्रीज़ में, शर्ब्स में और हर्ब्स में। ठीक है, और एनिमल को इन्होंने डिवाइड किया जो जिनमें रेड ब्लड है, जो रेड ब्लडेड है। ठीक है, और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। तो रेड ब्लड वाले जो थे, ठीक है, जो रेड ब्लड वाले थे उनको तो इन्होंने बोला इनेमिया। ठीक है, और जो रेड ब्लड वाले नहीं थे, ठीक है, जैसे कॉकरोच वगैरह होते हैं उनके अंदर हीमोलिम्फ होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, तो जिसमें रेड ब्लड नहीं था उनको इन्होंने बोला एनीमिया। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे दो क्लासिफाई करा। प्लांट को क्या इन्होंने ट्रीज़ में, शर्ब्स में और हर्ब्स में, और जो एनिमल हैं उनको इन्होंने करा रेड ब्लड में, और जिनमें रेड ब्लड नहीं है उनको इनेमिया और एनीमिया बोला। ठीक है, उसके बाद लीनियस थे। ठीक है, तो उनको भी क्लासिफिकेशन देनी ज़रूरी थी, तो उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दी। वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमेलिया। अब इन्होंने क्लासिफिकेशन तो दे दी, ठीक है, पर क्लासिफिकेशन में इन्होंने एनिमल की को तो सही क्लासिफाई करा, जो रेड ब्लडेड थे या फिर जो भी इंसेक्ट वगैरह थे वो सब इन्होंने एनिमल में डाल दिए। पर प्लांट के साथ इन्होंने बहुत अत्याचार करा। ठीक है, इन्होंने सब बैक्टीरिया को, फंगाई को, एल्गी को उठा के जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के साथ रख दिया, यहाँ तक कि जो आपके सिम्बायोसिस से लाइकन और माइकोराइजा होता है, ठीक है, ये भी इन्होंने उठा के इसी के अंदर डाल दिया, जबकि ये सिम्बायोसिस से फॉर्म होता है। अब इन्होंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, अब इन्होंने बैक्टीरिया को उठाकर इसके अंदर रख दिया। अब हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक होता है, और जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल जो है, ठीक है, तो जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं उसकी उसके अंदर सेल वॉल होती है। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल अलग है प्लांट से। और जो फंगाई है उसके अंदर काइटिन की सेल वॉल होती है, उसको भी उठा के इन्होंने इसी के अंदर डाल दिया। और जो एल्गी है वो तो अलग ही होता है बिल्कुल। ठीक है, एल्गी तो हम रखते ही नहीं है यहाँ पे, एल्गी तो अलग क्लासिफाई किया गया है। पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि ये सब प्लांट है, ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इन्होंने सबको उठा के इसमें डाल दिया। जबकि बहुत सारे फंगाई और बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैरासाइटिक मोड भी शो करते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड भी शो करते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉप्स की तरह भी काम करते हैं। केमिकल से खाना बनाते हैं, सनलाइट से नहीं बनाते। पर इन्होंने ऑटोट्रॉप्स को, कीमो ऑटोट्रॉप्स को, हेटेरोट्रॉप्स को, सबको साथ में ही रख दिया। अब ये साइंटिस्ट थे, तो इनकी ही क्लासिफिकेशन जो थी वो काफ़ी टाइम तक चलती रही। उसके बाद
फिर जो बाकी साइंटिस्ट थे, जब इन्होंने देखा कि नहीं ये तो क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब एक फोटोसिंथेसिस करता है बैक्टीरिया, एक फोटोसिंथेसिस नहीं करता है बैक्टीरिया, एक हार्श कंडीशन में मिलता है, एक नहीं मिलता है, इनकी सेल वॉल भी अलग अलग है। उसके बाद फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन देना शुरू करी, ठीक है। तो हम पहले बाकियों की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो आपके एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, एक अर्नेस्ट हैकल नाम के थे साइंटिस्ट। इन्होंने दी थी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एक तो प्लांट होता है, एक प्रोटेस्टा होता है, ठीक है, और एक एनिमल होता है, ठीक है। ये भी क्लासीफाई नहीं कर पाया। अब इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर तो कर दिया अलग, पर बाकी ये अलग नहीं कर पाए, ठीक है। फिर थी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो दी थी आपकी कॉपलैंड ने, ये भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने दी थी। इन्होंने फंगाई को नहीं माना था, ठीक है, इसमें फंगाई नहीं था, इसमें मोनेरा था, प्रोटेस्टा था, ठीक है, प्लांट ही था, एनिमेलिया था, पर इसके अंदर फंगाई नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, जो कि RH विटेकर ने दी थी, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी RH विटेकर ने, और इन्होंने माना था मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमेलिया या एनिमल, ठीक है। तो ये RH विटेकर ने दी थी। अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस की क्यों फेल हुई थी, ठीक है, ये पढ़ते हैं। इन्होंने पहली चीज़ तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। इन्होंने फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया था, ठीक है। उसकी वजह से, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, ना वो प्लांट होता है ना वो एनिमल होता है, उन्हें भी इन्होंने उठा के साथ में रख दिया था। तो काफ़ी टाइम तक तो यही फॉलो होता रहा। उसके बाद लोगों को नीड होने लगी, किस चीज़ की, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की। लोगों को नीड थी कि कुछ करेक्टर होते हैं, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर है उस पर भी क्लासिफिकेशन की जाए, नेचर ऑफ वॉल जो है, सेल वॉल जो है, उस पर क्लासिफिकेशन की जाए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, हैबिटेट पे, ठीक है, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, और उनकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं उन पर वो भी कंसीडर करी जाए, और उन्हें कंसीडर करते हुए क्लासिफिकेशन की जाए, ठीक है। इसलिए ही ये किंगडम फेल हो रहे थे। इस तरह से किसी ने भी क्लासिफिकेशन नहीं की थी 4 किंगडम तक, पर RH विटेकर ने क्लासिफिकेशन की थी इन सब जो भी करेक्टरिस्टिक्स थे उनके बेसिस पे, ठीक है। इसलिए RH विटेकर की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, ठीक है, अभी भी पढ़ी जाती है वो। तो उसके बाद आते हैं आपका RH विटेकर पे। तो 1969 में इन्होंने दी थी ये क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया को लिया था, ठीक है। इन्होंने क्या, इनका मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, इन्होंने इंक्लूड किया था सेल स्ट्रक्चर को, ठीक है। मैंने आपको भी बताया कि उन्होंने नहीं माना था लीनियस नहीं है, और बाकी साइंटिस्ट ने, पर इन्होंने इसको कंसीडर किया था। उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं उनकी, कैसे इवॉल्व हुए हैं वो, ठीक है। तो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन की ये टेबल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, और इसमें से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मोनेरा है। तो जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उनको इन्होंने मोनेरा में रखा था, ठीक है। तो सेल टाइप कैसा था, प्रोकैरियोट थे ये। प्रोकैरियोट का मतलब जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, ठीक है। सेल वॉल क्या थी, नॉन सेलुलोजिक थे ये, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड
जो था इसकी मिलती थी इसमें सेल वॉल। उसके बाद इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तभी तो प्रोकैरियोटिक है ये। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, सेलुलर थी, मतलब ये सिंगल सेल के थे पूरे ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल के होने की वजह से ये बहुत ही डाइवर्स फीचर शो करते हैं, ठीक है, इनका बहुत डाइवर्स नेचर है। ये बहुत अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं, बहुत हार्श कंडीशन में भी मिल जाते हैं और सर्वाइव भी कर लेते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल में ही इनकी सब चीज़ होती है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, सब एक ही सेल में होता है। तो ये बहुत बहुत डाइवर्स फीचर्स के करेक्टर्स शो करता है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका, ठीक है, दो तरह से, एक तो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक, जैसे कि हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाना बनाने के लिए। तो उसमें सेप्रोफाइट और पैरासाइट आते हैं, ठीक है, अगर ये डिकम्पोज कर रहे हैं तो सेप्रोफाइट, और अगर किसी और की बॉडी के ऊपर रहकर उनका न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहे हैं तो पैरासाइट, ठीक है। तो ये बहुत डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रोटेस्टा। जितने भी आपके यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको रखा गया है प्रोटेस्टा में। तो प्रोटेस्टा जो है वो सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक। सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्योंकि यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वन सेल थिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और हेटरोट्रॉफ्स की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फंगाई, ठीक है। फंगाई के जो होता है सेल टाइप वो यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है पर वो काइटिन की होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और लूज टिश्यू फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफिक, जिसमें ही सेप्रोफाइट्स की तरह और पैरासाइट्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद प्लांटे आपका, प्लांटे जो है वो यूकैरियोटिक जो है सेल टाइप है। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। इसमें टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। अब प्लांट के अंदर क्या ऑर्गन होंगे, तो आपके जाइलम फ्लोएम जो होता है वो उसको आप उनका ऑर्गन मान लो, ठीक है, और टिश्यूज़ होते हैं आपके उसके अंदर। ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट कैप्चर करके अपना फूड बनाते हैं। उसके बाद है आपका एनिमेलिया। एनिमेलिया के सेल जो होते हैं वो भी यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है, ठीक है, तो एब्सेंट होती है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आपको अलग अलग लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, जैसे कुछ जो होते हैं वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, कुछ ऑर्गन लेवल, कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम में क्या आता है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सब सिस्टम आता है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका, हेटरोट्रॉफिक है, होलोजोइक है, माउथ से कंज्यूम करता है खाना, ठीक है, या फिर कुछ सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है जो डिकम्पोज करता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं हम, फिर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद भी एक क्लासिफिकेशन दिया गया था जिसमें बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत डाइवर्स नेचर शो करता है अपना, ठीक है। तो कैरल वूस थे, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। तो बाकी क्लासिफिकेशन तो सेम ही थी, ठीक है, ये तो सेम थी जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी आर.एच. बटेकर वाली। बस इन्होंने क्या करा, मोनेरा को डिवाइड किया था, किसमें, आर्कीबैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं, पर जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो आपके वाटर में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। पर जो ये जो है आर्कीबैक्टीरिया जो हैं ये आपके जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, उन जगह में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे नॉर्मल कोई भी और जितने भी क्रीचर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये बहुत डाइवर्स नेचर शो कर रहे थे, तो इसलिए इनको अलग ग्रुप के अंदर रख दिया गया था, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उससे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और वो आज तक पढ़ा भी जाता है, ठीक है। पर पुराने टाइम में जो थे, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या करा साइंटिस्ट ने, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको ही प्लांट्स में रख दिया था,
ठीक है। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। जैसे इन्होंने क्या करा, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया को साथ में रख दिया, ठीक है। जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी, साइनोबैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को साथ में रख दिया इन्होंने। उसके बाद आपका जो मल्टी सेलुलर हैं और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको साथ में रख दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, एस्पायरोगैरा मल्टी सेलुलर है, वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गाई, और इन्हें एल्गी के अंदर रख दिया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ फंगाई एंड ऑटोट्रॉफ ग्रीन प्लांट। तो उन्होंने क्या करा, फंगाई जो होती है उनको ऑटोट्रॉफ्स के साथ रख दिया था, ठीक है। जबकि फंगाई जो होता है वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सप्रोफाइटिक होता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है सप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, पर फिर भी उसको ऑटोट्रॉफ्स के साथ रख दिया था। तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन तो क्रिएट होती ही, ठीक है। उसके बाद जो वॉल कंपोजिशन थी वो भी सबकी अलग अलग है। अब प्लांट की वॉल, जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, पर जो फंगाई होता है उसकी काइटिन की होती है, तो उसे प्लांट के साथ रखने का तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। पर फिर भी पुराने साइंटिस्ट ने, अब उस टाइम पे इतना ज़्यादा रिसर्चेस चल ही रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने रख दिया था, ठीक है। हो सकता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए ये क्लासिफिकेशन और ज़्यादा डिवाइड होती जाए, तो जितना ज़्यादा एडवांस होती जाएगी साइंस उतने ज़्यादा ये डिवीजन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये सब, वैसे तो ये सब हमने अपने पढ़ने के पर्पज़ से ही कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, ताकि हम इजीली क्लासीफाई करके उनको इजीली स्टडी कर पाएँ, ठीक है। यही पर्पज़ है एक क्लासिफिकेशन का, और कोई पर्पज़ नहीं है इस क्लासिफिकेशन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट जो थे उनकी सेलुलोजिक सेल वॉल थी और फंगाई को उसके साथ रखते थे, जबकि उसकी काइटिन की थी। इन्होंने और क्या करा, जब ये पता चला कि मतलब ये तो बहुत अलग फीचर शो करता है, फंगाई जो होता है वो ना तो उसकी सेल वॉल सेम है और ना ही वो फोटोसिंथेसिस शो करता है, तो उसको फिर अलग किंगडम में रख दिया, क्या किंगडम फंगाई बना दिया उसका, ठीक है। उसके बाद जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा में रख दिया था, ठीक है। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उनको प्रोटेस्टा में रख दिया था, ठीक है। प्रोटेस्टा में क्लेमाइडोमोनास भी था, ठीक है, कोलेरा भी था। अब क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा जो होता है वो होती है एल्गी, ठीक है, और एल्गी को प्लांट में रख दिया था, ठीक है। जो पैरामीशियम और अमीबा होता है उसको रख दिया था एनिमल किंगडम में, जबकि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इस वजह से क्या हुआ, क्लासिफिकेशन जो थी वो एक क्राइटेरिया चाहिए था, इसको चेंज करने की ज़रूरत हो रही थी, ठीक है, क्योंकि एल्गी को नहीं रखा जा सकता था, तो इसलिए बाद में जो था एल्गी को भी अलग किंगडम में रखा गया था, ठीक है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे जैसे साइंस इम्प्रूव होती जाएगी वैसे वैसे क्लासिफिकेशन जो होगी वो और ज़्यादा एडवांस होती जाएगी, ठीक है। हो सकता है ये फर्दर और डिवाइड हो जाए, हो सकता है आगे 7 किंगडम क्लासिफिकेशन, 8, 9, 10 ऐसे आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर हम मोनेरा के बारे में, प्रोटेस्टा, फंगाई के बारे में मेनली फोकस करेंगे, ठीक है। और प्लांटे और एनिमिलिया जो है ओवरव्यू लेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है वो डिटेल बताएंगे प्लांट और एनिमल के बारे में, पर हम इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, ओवरव्यू टाइप। तो अगर आपको यहाँ तक कभी लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम आगे मोनेरा को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं मोनेरा। तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज जो होते हैं उसको हम मोनेरा में लेते हैं। बैक्टीरिया को सोल मेंबर बोला जाता है, ठीक है। मोनेरा किंगडम जो है वो सोल मेंबर है बैक्टीरिया उसका, और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कहीं भी मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट आपको सभी जगह मिल जाएंगे, जहाँ पर कोई नहीं रहता है वहाँ पर बैक्टीरिया रहता होगा, ठीक है। जो आप एक मुट्ठी सॉइल उठाते हो उसके अंदर भी मिलियंस में होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रह लेते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशंस में, इन जगह पे ये रह सकते हैं। और ये क्या करते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो ये 2 तरह से रह सकते हैं। तो एक तो इनका ऑटोट्रॉफिक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक होता है इनका हेट्रोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो 2 तरह से होता है, ठीक है, या तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होंगे,
फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो सनलाइट से बनाते हैं, या कीमो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है, जो केमिकल से बनाते हैं। तो इसमें आते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और जो आपका फोटो ऑटोट्रॉफ्स है उसके अंदर आते हैं आपके ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि आपका दूसरों की बॉडियों के ऊपर डिपेंड हो अपने फूड के लिए। तो ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह भी काम करते हैं, ज़्यादातर ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह ही काम करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ये कम ही शो करता है। ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, और एक शो करता है सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक कहाँ शो करता है? माइकोराइजा में। तो जो बैक्टीरिया होता है वो सिम्बायोसिस भी शो करता है। तो ये क्या करता है? प्लांट में रूट्स में रहता है, वहाँ पे फंगस होती है। तो ये क्या करता है? फंगस से फूड लेता है, शेल्टर लेता है, और ये फंगस को नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करके देता है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके प्लांट। ठीक है। फंगस जो है वो हेल्प कर सके प्लांट को उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, और फंगस भी अपना खाना उससे खा सके। ठीक है। तो ये काम करता है। उसके बाद बैक्टीरिया जो होते हैं उनको 4 कैटेगरीज़ के अंदर बांटा गया है। ठीक है। तो अब की जो 4 कैटेगरीज़ हैं ये है आपका कोकाई, बैसिलस, स्पायरेला और विब्रो। ये बेसिकली शेप पे ये क्लासिफिकेशन की गई है। तो जो आपके कोकाई होता है, ठीक है, कोकाई प्लूरल है। ठीक है। अगर सिंगुलर बोलोगे तो कोकस, प्लूरल बोलोगे तो कोकाई। ठीक है। ऐसे ही ये बैसिलस, ये बैसिलाई। ठीक है। विब्रम, विब्रो, स्पायरलम, स्पायरेला। ठीक है। वो सिंगुलर और प्लूरल का है। तो आपका कोकाई जो होता है वो स्फेरिकल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है आपका रॉड शेप। रॉड शेप होता है एक बैसिलस के नाम से होता है बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद है आपका स्पायरल शेप्ड। ठीक है। एक होता है आपका स्पायरलस वॉल्टेंस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो इसके अंदर मिल जाएगा आपको। दूसरा आपका जो विब्रो होता है, ठीक है, ये होता है कॉमन शेप, और इसका एग्जांपल है विब्रो कोलेरे। ठीक है। जो कोलेरा कॉज करता है। ठीक है, वही है ये। उसके बाद आगे चलते हैं हम। वैसे तो ये बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल ही तो है ये। ठीक है। पर उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं ये। ठीक है। बहुत ज़्यादा डाइवर्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है इसके अंदर, क्योंकि एक ही सेल के अंदर सारा काम हो रहा होता है। तो ये क्या करते हैं? अपना खाना पे खुद ही बना रहे हैं, उसी के अंदर एक ही सेल में डाइजेशन हो रहा है, एक ही सेल में ये क्या कर रहे हैं? एसिमिलेशन कर रहे हैं, एक ही सेल में एक्सक्रीशन है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, हर चीज़ एक ही सेल के अंदर हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स इफ़ेक्ट शो करता है। ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ में ये अपना फूड जो है वो खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, और इसमें बेसिकली फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। पर ये हेट्रोट्रॉफ्स में भी सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड से न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है। और एक सिम्बायोसिस से भी करते हैं माइकोराइजा में। तो जो वास्ट मेजॉरिटी बैक्टीरिया वो हेट्रोट्रॉफ्स ही हैं। ठीक है। बाकी ये डिपेंड किस पे करते हैं? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, या पैरासाइट्स की तरह एक्ट करते हैं। उसी की वजह से बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत सारी बीमारियां भी कॉज करते हैं। ठीक है। वही रीज़न है इसके बीमारियां कॉज करने का। अच्छा, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता देती हूँ आपको। ठीक है। इसके ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तो ये फिजन से करता है, बाइनरी फिजन। ठीक है। पर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इसके अंदर बेसिकली एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, टाइप होती है कॉन्जुगेशन। ठीक है। उससे ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इसके अंदर 2 सेल होते हैं। ठीक है। जैसे ये 2 सेल हैं, इनका अपना अपना न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे एक ट्यूब बनती है। ठीक है। और ये न्यूक्लियस जो होता है ये इसमें चला जाता है। ठीक है। और ये फिर ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है।
ठीक है। फिर ये सेल आपस में मिल जाते हैं और एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेते हैं। तो इसमें ये ट्यूब बन के और तब न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन है। उसके बाद इसके अंदर जो आपका जो कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, बेसिकली उसमें ये क्या करता है, नाइट्रोजन को तोड़ के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाता है अलग अलग, ठीक है। और ये और कंपोनेंट जैसे फॉस्फेट्स को भी तोड़ता है, सल्फेट्स को भी तोड़ता है, तो उसमें से फॉस्फोरस सल्फेट अलग कर देता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट को अलग अलग करता रहता है। तो ये काम बैक्टीरिया का ही होता है, ठीक है। ये सारा काम बैक्टीरिया कर रहा है। फॉस्फेट में से फॉस्फोरस अलग कर रहा है, सल्फेट में से सल्फ़र अलग कर रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना रहा है, उनको इस फॉर्म में लेकर आ रहा है कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और जो बाकी और जो एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं वो उसको एज इट इज़ ले सकें। तो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो प्लांट जो होगा वो अपना फूड प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा। और अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो एनिमल्स क्या खाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनिमल तो प्लांट्स पर डिपेंड है खाने के लिए। तो बेसिकली लाइफ जो होगी वहीं एंड हो जाएगी। तो बैक्टीरिया भले ही दिखाई ना देते हो आपको, पर वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बैक्टीरिया को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स के अंदर पाया जाता है, जो एक्सट्रीमली सलाइन एरिया हैं जैसे हेलोफिल्स हो गए, जो हॉट स्प्रिंग्स हैं जैसे थर्मो एसिडोफिल्स हो गए, जो मार्शी एरियाज़ है, ठीक है, वहाँ पे मिथेनोजेंस होता है, ठीक है। मार्शी एरिया मतलब होता है जहाँ पे सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा गीली हो, ठीक है, जहाँ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट हो, जहाँ कोई भी चीज़ सड़ जाए अगर आप रखोगे तो, ठीक है। तो वो थोड़ा मार्शी एरिया होता है, वहाँ पे मिथेनोजेंस होता है। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं बाकी बैक्टीरिया से। एक तो इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, क्योंकि ये इतनी हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं, तो इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अलग होता है। मिथेनोजन जो होते हैं वो गट के अंदर रहते हैं रूमिनेंट एनिमल की। रूमिनेंट एनिमल जैसे काउज और बफेलोज के गट में रहते हैं वो, और वहाँ पर जो उनका फीकल मैटर जो होता है, जो अभी तक फीकल मैटर नहीं बना होता है, ठीक है, जो उनका फूड होता है, ये क्या करते हैं उसके ऊपर वहाँ पे सेलुलोज और ये सब चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, प्लांट की सेल वॉल को, ठीक है। और उसको भी जो खाना होता है उसको सड़ाते हैं ये। तो जब वो खाना सड़ता है तो उसके अंदर से प्रोड्यूस होती है मीथेन, ठीक है, जिसको बायोगैस भी बोलते हैं। तो जो आपका गोबर जो होता है हम उसको भी और फर्मेंट करके बायोगैस जो होता है उसको इवॉल्व करते हैं, मतलब बनाते हैं, उसको निकालते हैं सड़ा के, और उससे फिर सप्लाई किए जाते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं फिर फायर वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये गट में पाए जाते हैं, इसको थोड़ा याद रखना मिथेनोजन कहाँ मिलते हैं। तो ये इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको सब याद करना है। ये हेलोफिल्स क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, थर्मोएसिडोफिल कौन सा कहाँ पाए जाता है, ठीक है, मिथेनोजेंस कहाँ होता है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मार्शी एरिया और गट में मिलते हैं, तो हाँ वो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, दोनों जगह मिलते हैं मिथेनोजन, ये जो होता है मिथेनोजेंस आपके। अच्छा, तो इसके अंदर ना अभी वो रह गया है रेस्पिरेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन वाला पार्ट देखते हैं। रेस्पिरेशन कैसा करता है ये यहाँ पर जैसे मिथेनोजन है, ठीक है, ये तो करता है ऑब्लिगेट एंड एरोब्स, ठीक है, मतलब इनको नहीं चाहिए ऑक्सीजन अपना काम करने के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिजिड है अपने उसमें, जैसे वो बोलते हैं ना सख्त लौंडा टाइप चीज़ चल रही है आजकल, ये वैसा कुछ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिजिड है कि हमें नहीं चाहिए, हम तो बिना ऑक्सीजन के ही रह लेंगे। दूसरा होता है आपका फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन मिल गई तो उसके साथ भी रह लेंगे, नहीं मिली तो उसके साथ भी रह लेंगे, ठीक है, हम काम चला लेंगे चाहे जो मिल जाए, ठीक है, ये वैसा है, ठीक है। तो अब हम यू बैक्टीरिया को शुरू करते हैं।
तो यू बैक्टीरिया जो होता है, बहुत सारे 1000 यू बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के यू बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर एक रिजिड सेल वॉल होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन प्लस टिकोइक एसिड होता है, उसकी बनी होती है इसकी सेल वॉल। वैसे तो ये नॉन मोटाइल होता है, पर अगर ये मोटाइल है तो इसके अंदर एक फ्लैजुलम मिलेगा आपको, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा। उसके बाद आते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, मतलब ये सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर कॉलोनीज़ में भी रह सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे आपको, या मराइन वाटर में मिलेंगे। कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड पे भी मिलते हैं आपको, ठीक है। इनकी जो होती हैं कॉलोनीज़ होती हैं, उसके ऊपर एक जेलेटिनस शीट मिल सकती है आपको, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये वाटर में पॉल्यूट करते हैं, वाटर को ब्लूम्स बनाते हैं ये वाटर के अंदर, ठीक है, और ये वाटर को पॉल्यूट करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है इनमें से वो फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको हेट्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका नॉस्टॉक और एनाबिन, ठीक है। तो ये आपका नॉस्टॉक का डायग्राम है, ठीक है, ये आपका नॉस्टॉक का डायग्राम है। इसके अंदर ये वाला सेल जो है ये हेट्रोसाइट है, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये शीट दिख रही है जेलेटिनियस शीट, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूसिलिना जेनस शीट, ठीक है। ये जेलेटिनियस शीट होती है और यही ब्लूम कॉज करती है, ठीक है। इसकी हेल्प से कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये नॉस्टॉक का है, ठीक है। हेट्रोसाइट क्या करते हैं, एंटो फिक्सेशन। तो हेट्रोसाइट करते हैं आपकी एंटोफिक्सेशन। ये एंटोफिक्सेशन जो होता है वो एनाबीना में भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है आपके कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, जो केमिकल का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं अपना खाना बनाने के लिए। और जब ये इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसमें से रिलीज़ होती है एटीपी, ठीक है। इस एटीपी के लिए ये इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और बाकी जो न्यूट्रिएंट हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग करते हैं ये। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं इन नेचर। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी जो होता है बैक्टीरिया वो हेट्रोट्रॉप से होते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है और बेसिकली डीकम्पोजर होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन की लाइफ में, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया जो होता है वो कर्ड में होता है, ठीक है। मिल्क से कर्ड बनाने में बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क से कर्ड बनवाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है उसमें है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया से बनती है। उसके बाद जो लेग्यूम में फिक्स करती है नाइट्रोजन को उसे बोलते हैं राइजोबियम। बैक्टीरिया होता है या लेग्यूम के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइजोबियम जो होता है वो रूट्स के अंदर मिलता है प्लांट की। अच्छा, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजन की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। वो डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म को, एनिमल को और पेट्स को, ठीक है। बीमारियां कॉज करते हैं इनके अंदर। जैसे बीमारियां क्या क्या कॉज कर सकते हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है, टेटनस, ये कॉज करता है एनिमल के अंदर। सिट्रस कैंसर प्लांट के अंदर कॉज करता है, डिजीज़ होती है एक, ठीक है। ये डिफरेंट बैक्टीरिया कॉज करता है। तो पहले देखेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया इसे कॉज करता है। तो जो आपका कोलेरा होता है वो विब्रो को लेरे कॉज करता है, ठीक है। टेटनस जो होता है वो कोलेस्ट्रीडियम
टेटनी बैक्टीरिया होता है वो कॉज करता है उसको, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइफॉइड। टाइफॉइड होता है बेसिकली सैल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। उसके बाद है आपका सिट्रस कैंसर। तो जो आपका सिट्रस कैंसर है वो होता है ज़ैंथोमोनस सिट्राइज़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, ये डिजीज़ कॉज करता है। अच्छा, ये मेनली क्या होता है, फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन से ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब जिसमें बाइनरी फ्यूजन नहीं हो सकता है, वहाँ पर ये स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स दे रिप्रोड्यूस। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। मैंने आपको बताया था अभी ट्रांसडक्शन में ये एक ट्यूब फॉर्म होती है और ये अपना डीएनए दूसरे वाले जो बैक्टीरिया है उसमें ट्रांसफ़र कर देता है और ये मिलके एक ही बैक्टीरिया बना लेता है, ठीक है। तो ये उस तरह से उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। उसके बाद एक आपका और है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग होता है, इसके अंदर ना सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। ये कम्प्लीटली इट लैक अ सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है नोन, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये क्या हुआ फिर, मैंने आपको बताया था सत्तला अंडे वाला एग्जांपल। तो ये है ऑब्लिगेट एनारोब, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको बोला जाता है ऑब्लिगेट एरोब्स। जैसे ह्यूमंस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होता है, ठीक है। ये डिजीज़ कॉज करता है एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल है PPLO, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरोमॉर्फिक निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये डिजीज़ कॉज करता है PPLO, एग्जाम्पल है ये इसका, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल है ये PPLO। अच्छा, ये इनसेंसिटिव होता है एंटीबायोटिक की तरफ, इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स। तो आपका जो PPLO होता है, तो PPLO को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो बता दूँ, ठीक है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम जो होता है वो माइकोप्लाज्मा PPLO होता है, ठीक है। ये इसलिए बोला गया है इसे क्योंकि इसकी रिजिड सेल वॉल नहीं होती और ये जगह जगह पे अपनी शेप बदलता रहता है, ठीक है। मतलब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो ये शेप बदल लेगा अपनी, उसकी वजह से इसका ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।